हजरत मोहतरम, आपको तुर्की का चेहरा असली अब दिख गया है, लेकिन क्या आपको पता है सीरिया की हलब की ज़मीन पर यानी एलेप्पो, इंग्लिश में एलेप्पो और अरबिक उस शहर का नाम जो इतिहास में सबसे पुराने इस्लामी शहरों में जिसका नाम आता है हलब। जी हाँ, उस हलब की ज़मीन पर तुर्की की गंदी नज़र है। आपको पता है सीरिया के अंदर आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला तुर्की, अमेरिका, इजराइल है। ऐसे में बताना चाहूँगा कि इसी मुद्दे पर जो सीरिया में हो रहा है, तुर्की की पार्लियामेंट में विपक्ष की पार्टी के नेता ने खड़े होकर ज्ञान पेला और कहा कि ये जो आज हलब में, जो मैंने आपको कल दिखाया था कि सीरिया में आतंकवादियों ने कई शहरों में और खासकर एलेप्पो में तुर्की का झंडा भी लहराया है। अब उसी तुर्की के झंडे को लहराने को लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विपक्ष की पार्टी का नेता है, उसने कहा पार्लियामेंट के अंदर तुर्की की कि इतिहास गवाह है कि एलेप्पो हमारा ही है। और इतिहास ने एक बार फिर से बताया और याद दिलाया है कि पहले यही एलेप्पो हमारा हिस्सा हुआ करता था और उसका सबूत यही है कि वहां पर आज फिर से तुर्की का झंडा लहराया गया है। इस तरह की भड़काऊ बातें और सीरिया की ज़मीन को अपना बताते हुए तुर्की के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भाषण दिया। इतना ही नहीं, इस भाषण के बाद तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर तालियां बजाते नजर आए। देखिए, götürmez bir gereğidir. Halep deyince yüreği titremeyen bir vatan evladına rastlayamazsınız. Çünkü Halep iliklerine kadar Türk ve Müslümandır. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Tarih söylüyor, coğrafya söylüyor, hakikat söylüyor, ecdat söylüyor, Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor. İstanbul'un kapalı çarşısı neyse Halep'in kapalı çarşısı odur. Ankara Kocatepe Camii'nden yükselen aminlerimizle Halep Ulu Camii'nden yankılanan aminlerimiz aynıdır. Halep oradaysa tarihin çağrısına kulağını veren Türk milliyetçileri ve Türk milleti buradadır. अब इससे साफ हो गया है, जैसे इजराइल फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, वैसे ही तुर्की की नीयत भी सीरिया की जमीन पर सही नहीं है। रशिया समुद्र के इलाके से कुछ पीछे तो हटा है, लेकिन समुद्र के अंदर से ही रूस ने सीरिया के आतंकवादियों पर क्रूज मिसाइल दागी है। सिर्फ इतना ही नहीं, रशिया भले ही दुनिया के सामने सीरिया में पीछे हटा हो, लेकिन इस वक्त रशिया के Su-25 सीरिया में घुसे आतंकवादियों पर खौफनाक बमबारी कर रहे हैं। हालात ये हैं कि कहा जा रहा है कि सैकड़ों आतंकवादी भी पिछले 3 दिनों में मारे गए हैं। सीरिया में माहौल बड़ा खराब है। सीरिया की ही एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया जहां खबर थी कि आतंकवादी घुस चुके हैं, लेकिन इस बमबारी में सीरिया के ही एक अवार्ड विनर पत्रकार मारे गए हैं गलती से। आतंकवादी पूरे एडवांस सिस्टम के साथ घुसे हैं। पूरा वो जो इस वक्त दुनिया में ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे अब सीरिया के अंदर ये जो आतंकवादी घुसे हैं, तथाकथित अपने साइड के पत्रकार भी लेकर घुसे हैं। अब इस पत्रकार को ध्यान से देख लीजिए।
जो कि फिलिस्तीन के झंडे पर चढ़ा हुआ है। इससे पहले ऐसे भी मैंने आतंकवादियों को दिखाया जिन्होंने रोज़ा इमाम हुसैन की तौहीन करी और कई तरह के झंडों को फाड़कर फेंकते हुए सीरिया के भी झंडे को उखाड़ा, साथ में ईरान के झंडे को भी उखाड़ कर फेंका, बशर अल असद के भी पोस्टर को फाड़ा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि फिलिस्तीन की बैतुल मुक़द्दस जो सबसे अहम हिस्सा है इस्लाम का, उसकी भी तस्वीरें फाड़कर फेंकी गई। अब बताइए, कुछ तथाकथित मुसलमान कह रहे हैं कि ये सुन्नी लड़ाके हैं जो शियों का खात्मा करने गए हैं। मेरे भाई, चारों तरफ से मुसलमानों के चूतरों पे गोली इसीलिए चल रही है क्योंकि आप शिया सुन्नी ख़त्म नहीं कर रहे हैं। एलेप्पो यानी हलब का इतना बुरा हाल है कि एक हफ्ते के अंदर 1 लाख से ज़्यादा सीरिया के लोग जो बेचारे पहले से ही बर्बाद थे, वो अपने मुल्क हलब को छोड़कर कहीं और जा चुके हैं। उधर बड़ी खबर एक बार फिर से आ रही है कि इराक के रास्ते ईरान भारी मात्रा में फौज सीरिया भेज रहा है। उधर ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया है कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है, इसकी वजह अमेरिका की मौजूदगी सीरिया में है। अमेरिका इजराइल ने सीरिया को बेकार कर दिया है। उधर खबर यह है कि दोहा के अंदर, कतर की राजधानी दोहा के अंदर ईरान, तुर्की और रशिया मुलाकात करेंगे और सीरिया के मुद्दे पर बात करेंगे। ईरान के अखबार ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। टॉप अखबार ने सबसे फ्रंट पर दिखा दिया है कि सीरिया के अंदर जो आतंकवादी हैं उनके साथ नेतन्याहू है। यही तस्वीर हकीकत है। दोस्तों, आज के मुसलमान इस बात को ना समझ पाए तो यकीनन मुसलमान बर्बाद होगा। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग होने वाली है, जिस सिलसिले में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ईरान पहुंचे हैं और ईरान के ऑफिशियल से मुलाकात कर रहे हैं। अब ईरान से एक बहुत खतरनाक और दुखदाई खबर, तस्वीर आपके सामने है। ईरान के ट्रेनिंग फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गए। दोनों पायलट मारे गए हैं। हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो नहीं पता, लेकिन ये भी खबर क्लियर है कि ये हमला नहीं था, हादसा ही था। उधर ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह देखने को मिल रही है। ईरान की एयरलाइंस एयर ईरान ने लगभग 9 साल बाद ईरान के मशहद से सीधा फ्लाइट सऊदी अरब के दम्माम के लिए शुरू कर दी है। वहीं अगली तस्वीर आपके सामने, चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मौजूद हैं तेहरान में और उन्होंने तेहरान यानी ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान से मुलाकात की है। कहा जा रहा है चाइना और ईरान के बीच कई और बड़ी डीलें हो सकती हैं। वहीं ईरान के ऊपर अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 कंपनियों को बैन कर दिया है, जिसमें एक ईरानी कंपनी का जो काम है वो शिपमेंट का है, कंटेनर का है, जिसकी वजह से अब ईरान को और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन तमाम पाबंदियों के बावजूद ईरान तेल बेचकर जैसे तैसे, चाहे इस रास्ते से चाहे उस रास्ते से, हर साल $1 बिलियन कमा रहा है। मेरे दोस्तों, इजराइल के लोग नेतन्याहू से इतना चिढ़ चुके हैं कि इस वीडियो को देखिए। नेतन्याहू के खिलाफ यहूदियों ने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें एक यहूदी कैदी के चेहरे पर नेतन्याहू के बेटे के चेहरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चिपका दिया, जो अरबी में मांग कर रहा है कि हमास से डील करके मुझे आज़ाद करा लो। यानी नेतन्याहू को एहसास कराने की कोशिश की गई है कि अगर तेरा बेटा होता हमास की कैद में तो तू ज़रूर डील करवाता। उधर इजराइल ने गज़ा में बमबारी तेज़ कर दी है, जिसकी वजह से पिछले कई घंटे में तमाम इलाके को फिलिस्तीन के लोग छोड़ रहे हैं। अमेरिका की एक महानेता नैन्सी पेलोसी के ऊपर अमेरिकी लोग सामने से आकर भड़के हैं और कहा है कि आप जेनोसाइड सपोर्टर हो। We're here to talk about genocide of the Uyghurs. What about the genocide in Gaza? What about the genocide in Gaza? Stop calling. I just got back from Western China. Well, we're talking about Gaza right now. If you stop calling Uyghurs China.
वहीं यूएन ने साफ कहा है, UNRWA ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इजराइल हमारे खिलाफ झूठी खबर फैला रहा है। इजराइल का मकसद है गाजा फिलिस्तीन की पूरी कौम को मिटा देना, जनसंख्या मिटा देना। इसके लिए वो जाल बिछा रहा है। गाजा के अंदर वो लोगों को इकट्ठा कैसे कर रहा है बताते हैं। रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है कि वो अपना ड्रोन भेजता है। उस ड्रोन के अंदर एक छोटा सा स्पीकर होता है जिसके अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। इंसान पसंद और इंसानियत सीने में रखने वाले फिलिस्तीनी, अल्लाह के सबसे बेहतरीन मुसलमान, जब दौड़ के जाते हैं कि बच्चा कहीं मलबे में दबा हुआ है क्या, लोग घंटों तक ढूंढते हैं और ऐसे में बहुत सारे फिलिस्तीनी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसी ड्रोन से जिसमें से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, अचानक से इजराइल के वो ड्रोन बम गिरा देते हैं उस भीड़ के ऊपर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। वहीं फ्रांस ने इजराइल के समर्थन में इजराइल का पिछवाड़ा चाटते हुए, रिपोर्ट देख लीजिए, एक लॉ पास कर दिया है। अब फ्रांस के अंदर कोई भी यहूदी और यहूदियों के खिलाफ बयानबाजी करता है या फिर एक्ट ऐसा करता है जैसे वो इजराइल के खिलाफ भी है, तो उस व्यक्ति को देश से निकाल दिया जाएगा या ऐसे व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जाएगी, या किसी को अगर नागरिकता दी गई है तो नागरिकता छीन ली जाएगी। वहीं बर्तानिया की गंदगी भी देख लीजिए, कितना खतरनाक लेवल का गंदा दिमाग है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और ICC से बचने के लिए यूके क्या कर रहा है, डायरेक्ट इजराइल को F-35 के फाइटर जेट के सामान नहीं दे रहा है। वो पहले फाइटर जेट के पार्ट्स अमेरिका भेज रहा है, फिर अमेरिका से वो पार्ट सीधा इजराइल जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, कहा जा रहा है, खबर बिल्कुल ताज़ा है, कि डोनाल्ड ट्रंप ने हॉस्टेज को आज़ाद करवाने के लिए अपना दूत नियुक्त कर दिया है, और ये वही एक्सपर्ट दूत है जिसने अब्राहम अकॉर्ड यानी इजराइल के साथ कई अरब देशों की दोस्ती करवाई है। मेरे दोस्तों, कतर के प्रधानमंत्री ने खुद कंफर्म कर दिया है कि ट्रंप चाहते हैं कि जब मैं कुर्सी पे बैठूं तो उससे पहले ही मिडिल ईस्ट में तमाम तरह की जंग बंद हो जाए। वहीं यूएन ने कहा है कि गाजा में 25,000 मरीजों को इसी वक्त गाजा से बाहर निकालकर इलाज की जरूरत है। OECD ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देशों को रेटिंग देती है ट्रैवल पर, बिजनेस पर, सेफ्टी पर, सिक्योरिटी पर, उसकी ग्रोथ पर। इस OECD संस्था ने भी इजराइल की ग्रोथ पर रोक लगा दी है और कह दिया है कि अब ये बेहतरीन देशों में नहीं है। उधर लेबनान की सरकार ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह ने हमें इजाज़त दे दी है कि हमारी फौज लेबनान की साउथर्न लेबनान में तैनात हो सकती है। इस स्पेशल रिपोर्ट पर आपकी राय बेहद ज़रूरी है। नीचे अपनी राय कमेंट में लिखिए। इससे पहले के अपडेट्स को देखिए, जितने भी अपडेट्स मैंने आपको दिए हैं। हमारे चैनल रज़ाग्राफी यानी स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स बिना रुके मिलते रहें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।